नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दूरदर्शन के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों तक पहुंचाया जाए सरकारी योजनाओं का लाभ। साल 2016 होगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। एक दिन में 10 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड। अब कोई भी व्यक्ति कर सकेगा चाय की खेती। राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति का पुनरावलोकन होगा और थारू जनजाति सिखा रही पौष्टिक खाने की विधियां। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में किसानों को जानकारी तक नहीं है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पाता है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम योजना के तहत आयोजित किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में उक्त विचार लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी ने रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए विकास खंड स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक गोष्ठियों का आयोजन किया जाए ताकि किसानों को योजनाओं की जानकारी मिल सके। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व आबादी को लंबे समय तक पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष में दलहन से बने खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष में वैश्विक खाद्य स्तर पर दलहन की पैदावार और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा दलहन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने का प्रयास होगा। इसके तहत पूरे वर्ष राजमा, चना, मूंग, मसूर, उड़द और अरहर आदि की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये दालें विश्व की बढ़ती आबादी की पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जरूरतों को पूरा करती हैं। गत दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान के तहत 10 जिलों में एक साथ एक दिन में 10 लाख पौधों का रोपण कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस अभियान ने एक दिन में 8.5 लाख पौधों के रोपण के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभियान में नीम, जामुन, पाकड़, गूलर, शीशम, कांजी, आंवला, चिलबिल और इमली के पौधों का रोपण किया गया। वेस्टर्न इंडिया टी डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि चाय की खेती को लाइसेंस से मुक्त करने और चाय की नीलामी के जरिए बिक्री किए जाने से इसकी गुणवत्ता के साथ ही कीमतों पर भी असर पड़ेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार सरकार ने सभी चाय बागानों के उत्पादों को ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचने का प्रस्ताव किया है। इसके माध्यम से सरकार चाय की कीमतों में होने वाले अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोकने और कीमतों में स्थिरता लाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने टी मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर को संशोधित किया है। साथ ही सरकार चाय की खेती के लिए लाइसेंस लेने के नियम को भी समाप्त करना चाहती है। अभी टी बोर्ड से अनुमति लेने के बाद ही चाय का बागान लगाया जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने चाय अधिनियम 1953 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति इसकी खेती कर सकेगा। महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित एक समिति राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति के पुनरावलोकन की प्रक्रिया का कार्य कर रही है, जिसने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वाराणसी में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि समुद्री मात्स्यिकी विश्व में बड़ी जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के अलावा विशेष रूप से प्रोटीन आवश्यकताओं के लिए तीव्र गति से बढ़ता हुआ खाद्य उत्पादन क्षेत्र है। जल कृषि उत्पादन मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 7% से ऊपर की वार्षिक वृद्धि दर के साथ भारत विश्व में जल कृषि से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया जहां भूख और कुपोषण से जूझ रही है, वहीं अशिक्षित माने जाने वाली थारू जनजाति हमें पौष्टिक खाने के तरीके सिखाने में सफल है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के वैज्ञानिकों की टीम ने जब थारू जनजाति के खान पान पर अध्ययन किया तो करीब 100 उपयोगी खाद्य वनस्पतियों को खोजा है। इनमें उच्च प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी मिली है। थारू जनजाति हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्र, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज जिलों में रहती है। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों पर।
गेहूं वाराणसी की मंडी में 1,650 रुपए, शाहजहांपुर की मंडी में 1,560 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1,610 रुपए और आगरा की मंडी में 1,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना वाराणसी की मंडी में 5,400 रुपए, शाहजहांपुर की मंडी में 5,245 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 5,360 रुपए और आगरा की मंडी में 5,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल वाराणसी में 2,010 रुपए, शाहजहांपुर में 2,075 रुपए, सहारनपुर में 2,040 रुपए और आगरा में 2,130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द वाराणसी में 7,500 रुपए, शाहजहांपुर में 8,880 रुपए और आगरा में 7,390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर वाराणसी में 6,690 रुपए, शाहजहांपुर में 7,090 रुपए और सहारनपुर में 8,020 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू वाराणसी में 1,050 रुपए, शाहजहांपुर में 785 रुपए, सहारनपुर में 830 रुपए और आगरा में 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज वाराणसी में 2,850 रुपए, शाहजहांपुर में 2,785 रुपए, सहारनपुर में 2,600 रुपए और आगरा में 3,225 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन वाराणसी में 6,400 रुपए, शाहजहांपुर में 4,060 रुपए, सहारनपुर में 3,580 रुपए और आगरा में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर शाहजहांपुर में 1,925 रुपए, सहारनपुर में 1,620 रुपए और आगरा में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम के साथ ही सफलता पाने के लिए सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हम अपने सभी किसान भाइयों की मुलाकात करवाते हैं अपने प्रगतिशील किसान भाइयों से, जिन्होंने सफलता पाई है खेती के क्षेत्र में कठिन परिश्रम के माध्यम से। उनके अनुभव से हमारे नए किसान साथियों को भी काफी जानकारी मिलती है, अनुभव मिलते हैं। आज इसी क्रम को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री रणंजय सिंह जी से, जो ग्राम पचेहरी जनपद अमेठी के निवासी हैं
और आपने कठिन परिश्रम के द्वारा जैविक खेती भी की है और सफलता अर्जित की है अपने क्षेत्र में। आपका स्वागत है रंजय सिंह जी, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आपने खेती की, जैविक खेती को अपनाया, तो आपका झुकाव जो खेती की तरफ हुआ, आपने शिक्षा भी अच्छी प्राप्त की है, तो पढ़ाई के बाद कैसे आपने सोचा खेती की तरफ चला जाए? अब डॉक्टर साहब देखा गया कि जो हमारी लागत थी खेती में वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। जो हम इनपुट लगाते थे और आउटपुट जब देखा जाता था तो हमको 1 एकड़ में 2-3 हजार रुपए की बचत मिलती थी। तो मैंने जब उसमें सोचा कि जो हमारे पूर्वज थे वो खेती करते थे, गोबर की खेती करते थे, तब उतने रासायनिक दवा, रासायनिक खाद नहीं डालते थे, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे, उनके विचार अच्छे थे। लेकिन हम देखा गया जैसे हम लोग टेक्निकल की तरफ चले और हमें खेती यूरिया खाद, डाई, पोटास की मिलना शुरू हुई, तो उससे नुकसान भी हमको होने लगा और हमारी शरीर भी जो है दिन पर दिन अस्वस्थ होने लगी। तो एक मैंने किताब से पढ़ा कि अगर हम जो है थोड़ा जैविक खेती अपनाएं, तो मैंने जैविक के बारे में सोचा कि आखिर जैविक चीज है क्या। तो उसमें एक हमको समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक विचार आया कि जैविक माध्यम होता है जीवाणु। तो हमने कहा कि शरीर में भी जीव होते हैं और मिट्टी में भी जीव होते हैं, और मिट्टी में हम लोग जो भी डालते हैं विषैला चीज, आप इंडोसल्फान डाल देते हैं, मैलाथियान डाल देते हैं, फाइडाल डालते हैं, तो हमको लगा कि जब ये जहरीला होता है तो मिट्टी के हमारे जगह जीवाणु हैं तो उनको घातक पहुंचाता होगा। तो मैंने आप ही के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से एक तकनीक हमारे मन में आई कि मैं जैविक खेत अपनाऊं। तब उस समय मैंने कहा जैविक अपनाने के मतलब क्या हुआ था, हमको लगा कि हम गोबर जो है अपना जो हमारे घर पे इकट्ठा होता था उसको मैं करता क्या था कि धूप में रखता था। तो मैंने सोचा कि जब हमारी इतनी बड़ी शरीर है और इस शरीर में अगर हम गर्मी में आ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ठंड की अवस्था है, हम कमरे में भागते हैं, लू लगता है, लेकिन इस गोबर में भी कोई न कोई तत्व है, अगर जीव है तो इसमें भी होगा जो हमें दिखाई नहीं देता है, और अगर हम इसको गर्मी में रखते हैं तो मर जाता है। तो उसको मैंने क्या किया कि इस गोबर जो हमारी इकट्ठा होता था इसको मैं एक छायादार स्थान पर रखने लगा। अच्छा। तो मैंने देखा जब छायादार स्थान पर और जब हमारे खेत में नमी हुई तो मैंने जब इसका प्रयोग किया तो मैंने देखा कि इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ। तो मैंने एक सोचा कि आखिर मैंने अगली साल भी इसका प्रयोग किया था और इस बार भी प्रयोग किया। इस बार मैंने देखा कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ, उस बार हमने देखा प्रोडक्शन कम हुआ। रंजय सिंह, जानना चाहेंगे कि जब आपने खेती की शुरुआत की है, इसकी तकनीकी जानकारी आपको कैसे मिली, कहाँ से प्राप्त? हमें सर ये तकनीकी आप लोगों के माध्यम से मिली, डॉक्टरों के माध्यम से मिली, वैज्ञानिकों के माध्यम से मिली, विश्वविद्यालय के माध्यम से मिली, और हमारे यहाँ कृषि ज्ञान केंद्र है, डॉक्टर आनंद सिंह जिसके हेड हैं, उनसे भी हमें काफी तकनीक की जानकारी उनके द्वारा प्राप्त होती है। जो आपको जानकारी की आवश्यकता होती है आसपास जहाँ से मिल सकती है जी, मैं जानकारी लेता रहता हूं, संपर्क करके जानकारी प्राप्त जी 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 जी। तो इसमें जो आप खेती कर रहे हैं, खेती के साथ में कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो आप अपना रहे हैं? सर खेती में मैं धान, गेहूं तो हमारे यहाँ मुख्य फसल है। अच्छा। हम लोग सब्जी की खेती में आलू भी प्रोडक्ट कर लेते हैं, और आलू के प्रोडक्शन में हमने 1 हेक्टेयर आलू का प्रोडक्शन किया था। अच्छा। और 1 हेक्टेयर में हमको आज 2013 में तो हमको लगभग 200 कुंटल आलू 1 हेक्टेयर में प्राप्त हुई थी। ऊपरी बात साथ ही मैंने तकनीकी माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से, वैज्ञानिकों की तकनीक के माध्यम से बुआई किया था, और उसी आलू के प्रोडक्शन पर हमको प्रदेश स्तर पर उद्यान विभाग से जनपद अमेठी का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया। और मैं तब से सर ये सोच लिया कि मैं अब जैविक खेती करूंगा। जैविक खेती करने में डॉक्टर साहब सबसे बड़ी तो फायदा ये हो जाता है कि जो हम 1250 रुपए में यूरिया के लिए लाइन लगाते हैं, डीएपी के लिए लाइन लगाते हैं, फास्फेट के लिए लाइन लगाते हैं, जिंक के लिए लाइन लगाते हैं, इसकी लागत अगर देख दें तो हमको 1 एकड़ में मान के चलिए हजारों रुपए डॉक्टर साहब बचने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आलू की फसल आपने जैविक ली, और जो गेहूं धान की फसल ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, सारी जैविक? हम सर ये प्रयास करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और लगभग हम 5 विषयों में केवल रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। शेष हमारे हेक्टेयर में जितनी और जमीनें में जैविक का प्रयोग करता हूं। और सर जैविक का मतलब ये हम नहीं होता है कि हम केवल गोबर की खाद बनाएं। जैविक का मतलब सर हमारा जो पुआल होता है और जो हमारा गांव में सड़ी गली चीजें निकलती हैं, जलकुंभी है,
मैं इसको एक छायेदार स्थान पर गड्ढे में साड़ता हूँ। बिल्कुल रंजय सिंह जी, हम जानना हमारे जो किसान भाई दर्शक जानकारी ले रहे हैं जी सर। जैविक खेती के संबंध में कौन कौन सी ऐसी खादें हैं जिनका आप निर्माण करते हैं? नेटिव के बारे में, मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी खेती की लेता हूँ, और सबसे मुख्य रूप से मैं काउ पैक्ड फीड CPP के बारे में मैं निर्माण किया हूँ, और जो उसका डॉक्टर साहब हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। अच्छा। जी सर। तो काउ पैक्ड फीड की आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमें सर CPP की जो है डास प्रोजेक्ट चला था आपका, डाइवर्स एग्रीकल्चर सपोर्ट, जी, उसके बारे में हमें माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से आपके द्वारा इसकी हमको जानकारी मिली, और बनाने की विधि के बारे में बताया गया, और मैं बनाने के साथ साथ अब इतनी अच्छी उसमें लगन हो गई, इससे हमें रिस्पांस मिला है कि मैं इस समय 5 CPP का निर्माण किया हूँ। अच्छा जी, और उसकी खाद जो है अपने खेतों में प्रयोग कर रहा हूँ। क्या है CPP, हमारे किसान भाई भी जानना चाह रहे होंगे। तो जैसे CPP है सर, मैं कहना चाहूंगा कि गाय के गोबर का गड्ढा। अच्छा। उसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो काउ पैक्ड फीड है, और हिंदी में कहा जाए तो गाय के गोबर का गड्ढा है। अच्छा, गाय का गोबर गड्ढा है। तो उसमें सर एक मानक ये होता है कि इस जो भी चीजें बनेगी सर, चाहे वर्मी कंपोस्ट बने, चाहे CPP बने, चाहे नेटिव बने, ये छायेदार स्थान के नीचे ही बनेगी। धूप नहीं लगना चाहिए। धूप नहीं लगना चाहिए सर। अच्छा। और नहीं तो उस गोबर की खाद में जो हमारे धूप में पड़ा हुआ है और इस जैविक खाद में कोई अंतर नहीं होगा। तो सारांश में जाना चाहेंगे क्या क्या खाद उसमें डालते हैं खाद बनाने? सबसे पहले सर, मैं छायेदार स्थान के नीचे 3 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा गड्ढा बनाता हूँ, जिसमें चारों तरफ से जो है 40 ईंटा लगता है। अच्छा। और 40 ईंटा उसमें लगाने के बाद सबसे पहले मैं 60 किलो गाय का गोबर, 60 किलो, जी सर, आपके अनुसार, विज्ञान के अनुसार जो होता है सर, प्रयास करता हूं कि देसी गाय का गोबर मिल जाए, और देसी गाय का गोबर जो मिल जाता है तो उसको मैं इकट्ठा करता हूं, और उसको इकट्ठा करने के बाद एक आप आयुर्वेदिक दवा के रूप से आती है जिसको हम BDP कहते हैं। अच्छा। तो इंग्लिश में उसको अगर कहा जाए तो बायोडायनेमिक प्रिपरेशन के नाम से है। अच्छा। तो उसको हम लोग सर BDP के नाम से जब मांगते हैं, तो जब उसको हम खोलते हैं तो उसमें हाजमोले की गोली की तरह गोलियां होती हैं, और सब पे पैकिंग होती है। एक पे 502, 503, 504, 505, 505, 506 लिखा होता है। अच्छा। और उसमें सर एक आंख में जैसे दवा डाली जाती है, एक लिक्विड स्तर पे लिखा होता है, दवा मिलती है, तो उसमें सर 507 लिखा होता है। अच्छा। तो उस सबसे पहले हम 507 को निकाल लेते हैं, और उसको जो है 1 लीटर पानी में मिला करके उसका घोल बना देते हैं, डंडे से करीब 2 मिनट चला देते हैं, और जो हमारा बना हुआ 60 किलो गाय का गोबर है, उसमें उस लिक्विड को पानी मिलाए हुए उसको मिला लेते हैं। अच्छा, गोबर में मिला लेते हैं सर। और सर उसमें सबसे पहले मैं 1 पाव अंडे का छिलका की व्यवस्था करता हूँ। अच्छा। चूंकि आपने बताया है, वैज्ञानिकों ने बताया है के जो ठेले जी, वहां से, तो मैंने एक बार सर इस संदर्भ हमने बात किया, हमने कहा कि मान लीजिए हम शाकाहारी हैं या अदर बाडी कोई शाकाहारी है, तो हम अंडे का छिलका कैसे लाएं? कहे अंडे का छिलका का तात्पर्य है कि उस मिट्टी को कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, तो कहे अंडे जो है कैल्शियम पाया जाता है छिलके में, इसलिए उसमें डालना अनिवार्य है। अगर जो आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप आधा किलो खड़िया ले लीजिए, जिसको आप जो है बुरादा बना करके, बुरबुरा बना करके आप उस गोबर में मिला लीजिए। आपने कल्चर डाला, अंडे का छिलका या खड़िया डाली, और क्या डाला? अब इस हमारा जो है, अब उधर से हम इसको ले जा करके उस गड्ढे में रख देते हैं, जो हमारा 3-2-1 का गड्ढा बना हुआ है, और 40 ईंटें हुई इसमें लगे हुए हैं। अब एक गड्ढे पर जो हमने आयुर्वेदिक दवा लाया है बायोडायनेमिक प्रिपरेशन के नाम से, जिसे 502 लिखा होता है, उसको एक कोने में अंगूठा लगा कर दबा करके उसको रख के मिट्टी चढ़ा देते हैं। दूसरे कोने पर 503, तीसरे 504, चौथे में 505, और बीच में 506 रख देते हैं। अब रखने के बाद हम उसको जूट के बोरे से ढक देते हैं, और उस पे मैं देखता हूं कि अगर आप उसमें नमी है, तो गर्मी का अगर मौसम है तो सुबह शाम दोनों बार उसमें जूट की बोरी पर आप जो है फव्वारे की तरह मारते रहिए, पानी छिड़काव करते हैं, नमी बनी रही, जिससे कि हमारे जो है कितने दिन तक नमी बनाना है? अब इस सर हम जो है मान के चलिए कि लगभग हमें 75 दिन इसके लिए नमी बनाना है। 75 दिन में खाद बन के तैयार हो जाएगी? नहीं, खाद तो सर 90 दिन में बनेगी। अच्छा, 90 दिन। 75 दिन तक हमको इसको पूरा जो है नमी से बनाए रखना है जी। अब एक खाद जो है सर आपकी 90 दिन में तैयार हो जाएगी। अब जब एक खाद 90 दिन में तैयार हो गई तो चाय की पत्ती की तरह इसका रूप हो जाएगा।
अच्छा। और आप हाथ में से उठा के देखेंगे तो इसमें और चाय की पत्ती में कोई अंतर नहीं मिलेगा। अब आपने 60 किलो खाद बनाई है जी, तो कितने क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है? अब उसमें तो सबसे पहले सर तो मैं जो भी बनाया था मैं 5 विश्व में प्रयोग किया था। 60 किलो गाय, 60 किलो हमने जो तैयार किया था उसको मैंने 5 विश्वा में डाला था। लेकिन जब मैं इस बात को आदरणीय में डॉक्टर साहब के पास रखा तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग आप लिक्विड में करिए। जैसे उन्होंने कहा कि आप 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में 120 और 60-40 के रेशियो में एनपीके डालते हैं जी, लेकिन आप जब इसकी टॉप टेस्टिंग करते हैं तो लगभग 5 किलो की मात्रा आ जाती है, बचत हो जाती है। तो कितने क्षेत्र पर घोल के छिड़क सकते हैं? अब इसको हम एक मान के चलिए 1 किलोग्राम इसमें से 120 लीटर पानी मिला करके 1 एकड़ में इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, बस उसमें डॉक्टर साहब देखना ये है कि जब आप इसका छिड़काव करें, जब आपकी खेत की जुताई हो रही हो, ट्रैक्टर चल रहा हो, आपके खेत में नमी हो, तब इसको आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव करिए। का अनुभव जानना चाहेंगे। हमारे किसान भाई दर्शक भी जो हैं जानना चाह रहे होंगे, आपने आधा किलो खाद जो 1 एकड़ में इस्तेमाल की, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या फायदे मिले? उसका सर प्रभाव ये पड़ा कि जिस प्रकार से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, जिंक का प्रयोग करते थे, डीएपी का प्रयोग करते थे, हमारे उस प्रभाव में जैसे हमको हरा भरा दिखाई देता था, शेष हमने जैविक का जब इसे प्रयोग किया तो देखने में कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि आखिर हम रासायनिक का प्रयोग किए हैं इसमें कि जैविक का प्रयोग किया। उत्पादन कैसा आपको मिल रहा है? उत्पादन हमको सर ईमान चलिए कि जो हमने प्रोडक्शन लिया था, हमको 13 कुंटल एनडीआर हमने लगाए थे 359 का, तो हमको 13 कुंटल 1 बीघे में मिला था, मतलब 52 से 53 कुंटल हेक्टेयर में मिलता था। कुल आमदनी कितनी हो जाती है आपकी? अब सर हमको आमदनी लगभग 1,55,000 रुपए लगभग वार्षिक 1 हेक्टेयर से प्राप्त कर लेते हैं। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, खेती से पूर्णतः बहुत संतुष्ट बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी, आपने अनुभव बांटे हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि समय सीमित है, उसी समय के दायरे में हमको अपने किसान भाइयों को अनुभव देना है, वार्ता करनी है। आपने अपना अनुभव दिए हमारे किसान भाइयों को हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए आपसे हम भेंट करवाते ही रहते हैं हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों से, जिन्होंने अपने किसी भी क्षेत्र में कृषि से जुड़े कर सफलता पाई है, ताकि हमारे किसान भाइयों को भी प्रेरणा मिले और कृषि के क्षेत्र में वो भी आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करते रहें।